नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं इस बार की चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका चर्चा द ट्रुथ के इस मंच पर। बहुत धन्यवाद जी अमिताभ जी, बहुत ही खास विषय मैंने चर्चा के लिए चुना है। मनोरंजन जगत पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने भारत में मनोरंजन जगत की क्या स्थिति है, इस पर कई तरह के सवाल और जिज्ञासाएं जो हैं आम लोगों के सामने खड़ी की हैं। और इसीलिए मैं शुरुआत करती हूँ असम के हाल ही में दिवंगत हुए मशहूर गायक जुबिन गर्ग और उनकी मौत के बाद जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ कर आता है और उनकी प्रसिद्धि, उनका लोगों से जो सीधा उनके दिलों तक कनेक्शन दिख रहा था, ये भारत में लोगों को हैरत में डाल रहा था। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर भारत में रहने वाला ही चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, नई दिल्ली का हो, अगर यहाँ पर रह रहा भारतीय नागरिक जुबिन गर्ग की प्रसिद्धि को नहीं समझता है या फिर उनका जो लोगों के, उनके प्रशंसकों के बीच जो स्थान है उसको नहीं समझता है, तो फिर आप इसे कैसे देखते हैं? पहले तो मैं खैर ये प्रश्न अगली कड़ी में समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि जुबिन गर्ग एक ऐसा गायक, जब अचानक उसकी मौत हो जाती है और जो जन सैलाब निकलता है, ये पूरा परिदृश्य, इसके पीछे आप किस तरह की भावनाओं, परिस्थितियों या फिर उस गायक की महानता या फिर उस गायक का जो भी किरदार रहा, जो भी योगदान रहा उनके समाज के प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, कला जगत के प्रति, पहले आपकी टिप्पणी समझना चाहती हूँ अमिताभ जी। आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है और वाकई में ये एक संवेदना से जुड़ा मामला है, जो एक जन संवेदना जिसको हम बोलते हैं। आम इंसान की संवेदना जो है वो, जो एक लोक कलाकार है या ऐसा कलाकार जो कि जिसको हम जन संचार माध्यम कहते हैं, सिनेमा मान लीजिए, सिनेमा के अलावा जो पॉपुलर माध्यम हैं लोगों के बीच में, उनमें जो लोग सक्रिय हैं उनको उन क्षेत्रीय मतलब वो कहना चाहिए जो एक आबादी होती है उसके अतिरिक्त उससे बाहर के कितने लोग जानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को एक ऐसे देश का हिस्सा मानते हैं जहाँ की बहुलता जो है वो एक बड़ा तत्व है। यहाँ प्लूरलिटी जिसको हम कहते हैं, वो प्लूरलिटी जो है उसको हम एक बड़ा एलिमेंट मानते हैं अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती का। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि हम, यानी कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मूल रूप से, हिंदी भाषी जनता जो है उसको फिल्मी जो हिंदी संसार है, हिंदी फिल्मी संसार जो है उसके अलावा कितने तरह के लोग कलाकार सक्रिय हैं कितने क्षेत्रों में, उसकी शायद कोई जानकारी नहीं है। और ये बात मैं, आपने जुबिन गर्ग का मसला उठाया है, ये तो खैर बड़ी बात है, लेकिन मैं उसको अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के बारे में, क्योंकि जुबिन तो असम के थे जी, लेकिन अगर मैं इन राज्यों की बात करूं जहां की हिंदी प्रमुख भाषा है और बहुतायत से बोली जाती है जी, इन राज्यों में भी जो लोक कलाकार हैं उनके बारे में हिंदी प्रदेशों की जनता कितना जानती है? बहुत कम जानती है। सच बात तो यह है कि बहुत कम जानती है। और ये इसके बावजूद है कि इन तमाम भाषाओं, इन तमाम राज्यों की जो कहना चाहिए लोक भाषा है, जो वहाँ की स्थानीय बोलियां हैं, उनमें जो कलाकार सक्रिय हैं और जो गीत संगीत बनाते हैं वहाँ का, वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। चाहे वो लावणी हो, चाहे वो गिद्दा हो, चाहे वो भांगड़ा हो, चाहे वो पंजाब के और कलाकार हो, या उत्तर प्रदेश में जो गाते हैं, कजरी चैती गाते हैं, बिहार में भिखारी ठाकुर से लेकर के और शारदा सिन्हा से लेकर आज की तारीख में मैथिली ठाकुर तक सबका नाम चर्चा में आता है। लेकिन ये कि कितनों के बारे में हम जानते हैं? मैथिली ठाकुर आज की तारीख में एक चर्चित चेहरा इसलिए बन गए क्योंकि वो एक युवा कलाकार हैं और बिहार में चुनाव से उनका नाम जुड़ गया है जी, कि उनको बीजेपी चुनाव के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है कि वो बीजेपी की प्रत्याशी बनेंगे, और उन्होंने भी कुछ इस तरह का इंक्लिनेशन दिखाया है। तो ऐसे लोग तो नजर में आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि महाराष्ट्र में जो लोग गायक हैं, बंगाल के जो लोग गायक हैं,
जो जो वर्षों से साधना कर रहे हैं अपनी अपनी कला के बारे में, और उन क्षेत्रों की जनता थोड़े बहुत उनको जानती है, लेकिन उनसे बाहर के लोग, खासतौर से हिंदी क्षेत्र के लोग कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। और ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमने एक ऐसी संस्कृति नहीं विकसित की है कि जिसमें, जिसको हम कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं नेहा, वो कल्चरल एक्सचेंज जो है वो कम से कम हिंदी प्रदेश और बाकी प्रदेशों की जो संस्कृतियां हैं, जो कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उनके बीच में बहुत कहना चाहिए कि स्मूथली हो सके। हमको जब उसी लोक कलाकार का या उसी लोक धुन पर आधारित कोई फिल्मी गीत सुनने को मिलता है, तब तो हम कहते हैं वाह कितना बढ़िया, कितना हिंदी फिल्मों में गाना आ जाए तो बहुत अच्छा है। जुबीन ने हिंदी सिनेमा के लिए गाने गाए, तो वो लोग, जो उनका या अली गाना है, या अली जो गाना उनका गाना है, वो आप पाएंगे कि हाँ वो बहुत लोकप्रिय, और हिंदी सिनेमा का दर्शक जो है वो उसको पहचान लेगा कि हाँ भाई ये गाना तो मैंने सुन रखा है। लेकिन जुबीन जो है वो असम की जनता के लिए जो उसकी जो मनोभावनाएं हैं, उसका जो एक वहां का जो एक लोक संस्कार है, असम की जो स्थानीय जनता है उसकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो वहां के लोगों के अपने संघर्ष हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनको जब वो अपनी भाषा में, यहाँ की असमिया भाषा में उन्हें अभिव्यक्त करते थे, उसको उत्तर भारत का कौन जानता है? आप मुझे बताइए ना, उत्तराखंड के इतने अच्छे अच्छे गायक हैं, उनके उत्तराखंड के इतने सुंदर सुंदर, नरेंद्र सिंह नेगी के इतने अच्छे गीत हैं, लेकिन कौन जानता है उनके बारे में? पंजाब में बैठा हिंदी भाषी नहीं जानता है, लखनऊ में बैठा हिंदी भाषी नहीं जानता है, भोपाल में बैठा हिंदी भाषी नहीं जानता है, जयपुर में बैठा हिंदी भाषी नहीं जानता है, राजस्थान के जो गायन है ना, वो लावणी वगैरह या और जो भी गीत हैं, या हरियाणा के आप लोकगीत ले लीजिए, तो कौन जानता है उनके बारे में? तो ये एक समस्या है। और मेरे ख्याल में ये समस्या सिर्फ कोई सरकार के नजरिए की समस्या नहीं है, इसको हम किसी सरकार पर डाल दें ऐसा नहीं है। जो हमारा समाज है, उस समाज में भी इस तरह की कोई छटपटाहट नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि हम अपने आप लोगों को समझें। आप देखिए हिंदी प्रदेशों की जनता में इस तरह की कोई उत्कंठा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कि हम जो है बाकी प्रदेशों के जो संगीत है, जो कलाएं हैं, उनके बारे में हम जाने। तो चूंकि हमने सारी, और दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि हम सारा जो हमारा गीत संगीत है, कलाएं हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, उसको हम उत्तर भारतीय नजरिए से ही देखना चाहते हैं। हिंदी को ही हम डोमिनेट करना, मतलब चाहते हैं कि हिंदी डोमिनेट करे। तो उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि केवल हिंदी के लोग जो है वो थोड़ा बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बाकी राज्यों की जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में हम जानते ही नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ जुबीन जैसा समर्थ कलाकार, और जुबीन इतने लोकप्रिय थे जैसा आपने खुद ही कहा, और हमने देखा भी कि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी जो अचानक मृत्यु हुई उसके बाद किस तरह से असम में शोक आया, और किस तरह से लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ जुड़े। कैसे आज भी लोग जो है वहां पर उनकी याद में जो है वो शोक मना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दीप जला रहे हैं उनके लिए, है ना, तो उनकी तस्वीरों पर मालाएं चढ़ा रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि वो अपने क्षेत्र की जनता से किस कदर जुड़े हुए थे, और वहां की जनता भी किस तरह से उनको पूजती थी, क्योंकि वो मानती थी कि ये व्यक्ति हमारी जो आकांक्षाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं एक उनको एक्सप्रेस करता है। तो वो चीज हम बन चुके थे, वो उनकी आवाज बन चुके थे। बिल्कुल ठीक है आपने। उसी तरह से अगर मान लीजिए बिहार का कोई जैसे शारदा सिन्हा थी, शारदा सिन्हा जिनका भी हाल में ही निधन हुआ, वो जो शारदा सिन्हा थी, वो जिस तरह से बिहार के लोक गीतों को लेकर के, छठ के गीतों को लेकर के, या बाकी गीतों को लेकर जिस तरह से पॉपुलर थी, और जिस तरह से उनको समूचे बिहार में लोग पसंद करते थे, पूजते थे, लगभग उनकी आवाज के दीवाने थे, उस तरह से हिंदी जो बाकी बिहार के बाहर का प्रदेश है, वहां उनकी लोकप्रियता कहाँ थी? बावजूद इसके कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में कुछ गाने गाए थे, जो हिंदी फिल्मों में उन्होंने गाने गा दिए थे, या भोजपुरी में जो उनके गाने प्रचलित हो गए थे, उसकी वजह से उनको कुछ थोड़ी लोकप्रियता मिल गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो बिहार का जो एक भोजपुरी गीत संगीत का जो एक माहौल है, उसमें आपको मनोज तिवारी हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे निरहुआ हो, या और जितने भी लोग हों जो गाना जानते हैं, या जो इस तरह के कलाकार हैं जो कि गाते गाते अभिनय की दुनिया में भी आ गए, वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक पैन इंडियन बेस बन जाता है। लेकिन जिस तरह के लोक कलाकारों की बात आपने उठाई है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, और सचमुच इस पर काम होना चाहिए। भिखारी ठाकुर जैसा जीनियस जो कि बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आज के बिहार की जनता में या बिहार से बाहर की जनता में उतनी उत्कंठा क्यों नहीं है कि वो जाने कि वो बिहारी ठाकुर किस तरह के लोग गायक, महेंद्र मिश्र भी हैं। महेंद्र मिश्र, बिल्कुल ठीक आपने, महेंद्र मिश्र का मैं नाम लेने ही वाला था। तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रतिभाएं हैं, ये जो लेजेंड्स रहे हैं उन रीजन्स के,
उनके बारे में जानकारी होना, उनको पॉपुलराइज करने का काम जो है, ये एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज की एक धारा बहनी चाहिए, जो कि हिंदी प्रदेशों तक आए, जो बाकी प्रदेशों का काम है, क्योंकि भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। तमिलनाडु का गीत संगीत है, केरल का गीत संगीत है, लोक संगीत है, कर्नाटक का लोक संगीत है ना, या आंध्र प्रदेश का लोक संगीत है, महाराष्ट्र का है, बंगाल का है, तो वो पॉपुलर होना चाहिए। और सिर्फ फिल्मी गानों में ही हम उनको सुने और तभी हमको समझ में आए, तो ये कुछ बात बनती नहीं, क्योंकि फिल्मी गाने तो आप हिंदी फिल्मों में जब आएंगे तब आपके समझ में आएंगे, अदरवाइज तो आप उनसे महरूम रह जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा जी। बिल्कुल, और जो खूबसूरती जो लोकगीतों में है, जो स्थानीय भाव में है, संस्कृति में है, वो खूबसूरती जो है वो और ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से जो है भावनात्मक रूप से जोड़ती है। और ये खूबसूरती भारत की बहुत पहले से ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब समाज में जिस तरीके का विभाजन देखने को मिलता है और कड़वाहट देखने को मिलती है, इनटॉलरेंस देखते हैं हम, नफरत देखते हैं, घृणा देखते हैं, हेट कह लीजिए, जो भी शब्द आप देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन फिर सामने आ जाती है जुबिन गर्ग की मौत, और फिर पंजाब में भी एक सिंगर जिनकी असामयिक मौत हो गई। उसके बाद जिस तरीके से उनके प्रशंसकों में जो है एक उदासी और निराशा देखने को मिली, जिस तरह से उन्होंने अपना शोक जो है व्यक्त किया, वो भी बताता है कि बहुत कुछ है जिससे एक आम भारतीय नागरिक जो है वो अनभिज्ञ है, और ये भारत की एकता या फिर भारत कितने अच्छे तरीके से वेल कनेक्ट है, इस पर भी प्रश्न खड़े करता है। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा द ट्रूथ, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव बने हुए हैं। अमिताभ जी, ये जानकर बहुत अचरज होता है कि असम भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है, प्रदेश है, और फिर जुबिन गर्ग को एकमात्र उनके जो याली गाने से लोगों, अगर हिंदी भाषी राज्यों की आपने बात कही तो उनसे हमें याद आता है कि वो कौन थे, बल्कि असम में जो तस्वीरें हम देखते हैं या फिर असमिया लोग जो देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं, जब उनकी भावनाओं को हम सुनते समझते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ही महान व्यक्ति थे। अपने गानों के ज़रिए उन्होंने हर एक शख्स को, हर एक एज ग्रुप को जो है उसकी दिल तक अपनी पहुंच बनाई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर बॉलीवुड जो पोस्ट पैंडेमिक, इसने अपनी जो तरक्की की राह है दोबारा से वो वापस उसने काफ़ी अच्छा रिकवर भी कर लिया है, और अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके के कंटेंट आ रहे हैं, जिस तरीके का टैलेंट आ रहा है, वो मास कनेक्ट, चाहे वो मैं नाम ले लेती हूँ, आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन हैं, और भी शायद मुझे कुछ बड़े सितारों के नाम शायद मैं भूल रही हूँ, आपको बखूबी याद होंगे। वो मास कनेक्ट क्यों नहीं नज़र आता है? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, उसके बावजूद बहुत ही एक खामोशी, एक ऐसा लगता है कि कोई भी, किसी को भी देश की चिंता नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे आता है तो सभी एक एक करके वीडियो मैसेजेस देने लगते हैं, लेकिन फिर भारत में कुछ बहुत ही अप्रिय घटना हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो ये मास कनेक्ट किसी भी सितारों का नज़र नहीं आता। ये जो गैप आप देख रहे हैं, असम से आने वाले जुबिन गर्ग की लोकप्रियता और फिर हिंदी भाषी जो आपने कहा कि ये डोमिनेट तो कर रहे हैं, लेकिन समाज का युवा वर्ग हो या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो इन लोगों का आदर्श मानते हैं। ऐसे में फिर क्या वो चीज़ें अब पुराने ज़माने की बात हो गई हैं कि आप किसी भी कलाकार को इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो ये गलत है, या फिर कैसे, क्या बदल चुका है भारतीय फिल्मों में, भारतीय हिंदी फिल्मों में खासकर? देखिए नेहा, ऐसा ही आपने जो मसला उठाया ये बहुत पेचीदा और मसला है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी मैं इसको कहूँगा। जैसा कि आपने खुद ही अपनी बातचीत में जो अपना सवाल रखा या जो आपकी टिप्पणी थी उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो हमारे बड़े स्टार्स हैं वो प्रधानमंत्री की को तो जो विश करते हैं, खैर उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिस पर किसी को एतराज होना चाहिए, ये एक स्वाभाविक सी बात है। मैं तो कह रही कि वो एक्सप्रेसिव तो हैं,
लेकिन वो बहुत ही खास मौक़ों पर एक्सप्रेसिव है, अपनी भावनाओं का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि किसी विशेष अवसर के लिए वो है। समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज की बहू बेटियों से कोई लेना देना नहीं, समाज के युवाओं से कोई लेना देना नहीं, समाज में लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, दलितों से कोई लेना देना नहीं। अमिताभ जी, ऐसा है कि वो ये सारी चिंताएं जो आपने जाहिर की हैं, ये जो हमारी जिस इंडस्ट्री को आप मतलब जिसके हवाले से ये बात कह रही हैं, वो हमेशा से एक देखिए, पहले का सिनेमा जो था और आज का जो सिनेमा है, और जो पहले के सिनेमा में लोग थे और आज के सिनेमा में जो लोग हैं, उनमें जो फर्क आया है उसको हमको समझना चाहिए। पहले की दुनिया में, पहले के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग आते थे, उन्होंने दुनिया में अलग अलग तरह के तजुर्बों से चीज़ों को हासिल किया था, और उन तजुर्बों को वो फिल्म के पर्दे पर दिखाना चाहते थे। इसीलिए आप पाएंगे कि उस दौर की कहानियां, यानी 50s से लीजिए, अगर आप आज़ादी के तुरंत बाद से अगर मैं शुरू कर दूं, हालांकि आज़ादी के पहले से भी हम कह सकते हैं, लेकिन आज़ादी के फौरन बाद से लेकर के और कम से कम 80-90 के दशक तक जो सिनेमा आता है, वो अपने दौर की, यानी अपने समय के समाज की कहीं ना कहीं उसमें छवियां दिखाई देती हैं। आज भी आप ये कह सकते हैं कि आपके समय के समाज की छवियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन आज के समय का समाज जो है, अगर वो जैसे मैंने कहा कि वो एक बहुत आत्मकेंद्रित किस्म का समाज है, तो उसी तरह की इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों को अपने सिवाय वो जो कहानियां उठाते हैं, या जो जिस तरह का संगीत तैयार होता है, जिस तरह के गीत लिखे जाते हैं, जिस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है फिल्मों में, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है। होम बाउंड जैसी फिल्म, जिसको कि ऑस्कर के लिए भेजा गया है भारत की तरफ से, वो एक बहुत संवेदनशील मसले पर बात करती है, और एक मुस्लिम और एक दलित युवक की मित्रता को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाती है। काफी चर्चे हैं इस फिल्म के। जी, बहुत चर्चित फिल्म है। नीरज घायवन, जिन्होंने की मसान फिल्म बनाई थी, जहां से कि विकी कौशल, जो कि आज के बहुत चर्चित अभिनेता हैं, उनका एक तरीके से कहना चाहिए करियर शुरू हुआ था। तो वो एक फिल्म है जो कि आपको एक समाज में, जिसमें कोरोना की त्रासदी भी दिखाई गई है, एक समाज में कैसे एक मुस्लिम और दलित युवक की स्थिति है, कैसे वो समाज उनको ट्रीट करता है, और कैसे वो मित्रता है उसके अपने जो एक पेचीदगियां हैं, और कैसे वो समाज में उनके सपने जो हैं वो दम तोड़ते हैं, कैसे उनको संघर्ष करना पड़ता है, इन सारी बातों। लेकिन हैरानी की बात है कि उस फिल्म को दर्शक नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्क्रीन्स बहुत कम मिली हैं। उसके जो शोज के टाइम है वो ऐसे रखे गए हैं कि जिसमें दर्शक जाएंगे नहीं। कभी कोई दोपहर के 1 बजे लगा हुआ शो है, कभी कहीं 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 शायद हो सकता है 4 बजे लगा हो, या हो सकता है रात में 10-11 बजे कहीं लगा हो। तो जिसको हम अच्छी व्यूइंग के लिए मानते हैं शो आवर्स, वो उस फिल्म को नहीं मिले हैं। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं। पायल कपाड़िया को जिस फिल्म के लिए अवार्ड मिला, उनकी चर्चा हुई है ना, वो फिल्म जो है वो उसको भी दर्शक नहीं मिले, क्योंकि उसको भी स्क्रीन नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक पूरा जो एक तंत्र है, एक सिनेमा बनता है जिसको हम बम्बैया सिनेमा, मुंबईया सिनेमा कहते हैं, मसाला सिनेमा कहते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन्स मिल जाएंगी, उसके लिए 4,000-5,000 स्क्रीन्स मिल जाती हैं, उसके प्रिंट छपते हैं, उसी हिसाब से वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बड़े बड़े जो आपके मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिनेप्लेक्सेस हैं, वहां जाकर के फिल्में लगती हैं। वहां उनको जो है वो प्राइम टाइम पर आपको दर्शक मिलते हैं। एक एक फिल्म जो है उसको 4-4, 5-5, 6-6 स्क्रीन्स मिल जाती हैं एक ही मल्टीप्लेक्स में। तो वो जो है वो एक अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र है। लेकिन अच्छे सिनेमा को, अच्छे संगीत को, अच्छे गीत को उस तरह से लोकप्रियता नहीं मिलती। मैं फिर उसी सवाल पर लौटता हूं कि ये जो एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का काम था, जो हम लोग बात जिस संदर्भ में आज बात कर रहे हैं दर्शक, तो जो सिनेमा में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये चीज देखना चाहिए था कि भाई हम जहां से उठाते हैं सामान, मान लीजिए कि आपने कोई कहानी बनाई, उस कहानी में आपने महाराष्ट्र का कोई एक लोकगीत है, उसके आधार पर कोई आपने गाना बनाया, और उस गाने को आपने किसी से गवाया, और वो गाना पॉपुलर हो गया। तो आप जो है उसको हिंदी दर्शक तक ले जाएं, और हिंदी दर्शक इस बात को समझे कि भाई ये महाराष्ट्र का गाना है, और वो उसकी जो कहना चाहिए जो जमीन है, जो बैकग्राउंड है, उसमें जा करके उसको समझने की कोशिश करे, और इस बहाने महाराष्ट्र से जुड़े, तब तो उसकी सार्थकता है, तब तो उसकी सार्थकता है। आप जुबिन गर्ग की बात कर रही हैं, मैं भूपेन हजारिका का नाम ले लेता हूं। भूपेन हजारिका भी असम के एक बहुत लेजेंडरी हस्ती रहे हैं। उनको मतलब भारत सरकार ने सम्मानित भी किया, सब कुछ सारी बातें हैं। लेकिन भूपेन हजारिका का नाम भी आज की तारीख में कितने लोग जानते होंगे? प्रधानमंत्री उनका नाम ले लेते हैं अक्सर जब कभी वो असम की बात करते हैं। हालांकि अब जुबिन गर्ग का भी नाम उन्होंने लिया था जब उनका अभी देहांत हुआ, और उसके बाद मन की बात वो कर रहे थे। लेकिन उससे क्या होता है कि
आपको अपने क्षेत्र, ये जो कुएं की मेंटलिटी मेंटलिटी है ना, कि हम कुएं में, जैसे कूप मंडूक है, हम अपने कुएं में हैं और हिंदी वाले अपने कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो वो जो चीज है वो आपको पूरे देश की जो एक सांस्कृतिक विविधता है और उसका जो सौंदर्य है उसको अप्रिशिएट करने से रोकती है। पहले आप अगर आप पहले का संगीत सुने तो आप पाएंगे कि आपके पास हेमंत कुमार, सलील चौधरी, सी रामचंद्र और नौशाद और इस तरह के तमाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या शंकर जयकिशन जैसे फिल्म जैसे संगीतकार थे, जो कि जगह जगह से धुनें जो है लाते थे, जगह जगह के लोक संगीत को उठाते थे। बंगाल का लोक संगीत उठाया, कहीं महाराष्ट्र का, कहीं पंजाब का, और यही नहीं, वो तो विदेशों से भी मोजार्ट की सिम्फनी ले ली, कहीं कुछ और ले लिया, बिथोन को ले लिया, तो उस पर गाने बनाते थे। और वो उन गानों को आप आज सुनते हैं तो आपको लगता है अरे यार क्या कमाल का संगीत है। और वो गाने जो कि 50-60 साल पुराने हैं वो आज भी हमको अच्छे लगते हैं, जबकि 10 साल पहले कोई फिल्म आई होगी उसका गाना हमको याद नहीं रहता सिनेमा हॉल से निकलने के बाद। अभी जो फिल्में हिट हो रही हैं, सैयारा नाम की फिल्म बहुत हिट हुई, बहुत उसने युवाओं का दिल जीता, बहुत उसको मकबूलियत मिली, लेकिन उसके गाने सिनेमा हॉल से निकलने के बहुत दिनों तक आपके साथ रह नहीं रहते, क्योंकि आपने फिल्म देखी, महीने भर बाद आप वो गाना भूल जाते हैं, जब तक कि आपको कहीं एफएम पर या कहीं किसी जगह सुनाई ना दे। आप उसको ऐसे नहीं गुनगुनाते। लेकिन आज भी अगर आप इंडियन आइडल जैसा कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वहां पर आपको 50 के दशक के, 60 के दशक के, 70 के दशक के, 80 के दशक के, 90 के दशक के गाने वहां बच्चे जो है गाते सुनाई देते हैं, वो कंटेस्टेंट जो है वो गाते हैं। तो इससे आप समझ सकती हैं कि उस दौर की एक ताकत थी कि वहाँ कल्चरल एक्सचेंज, वहाँ एक भावना थी कि हमको पूरे भारत को जोड़ना है। जी, ताकत शब्द का जो इस्तेमाल किया, ये बहुत ही ताकतवर माध्यम है। अगर मैं समझ पा रही हूँ कला जगत को, ये बहुत ही ताकतवर माध्यम है और इसकी ताकत जो किसी भी वर्ग को कनेक्ट करती है या फिर उसको आवाज़ देती है, ये ताकत जो है सत्ता तक को हिलाने का दम रखती है। क्या इसकी ताकत नकारात्मक हुई है या सकारात्मक बनी हुई है? थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा द ट्रुथ के साथ। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए। अमिताभ जी, ये जो ताकत शब्द का इस्तेमाल किया आपने, ये माध्यम तो बहुत ही ताकतवर है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो संगीत हो। आपने कहा कि ये जो कुएं में रहते हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं, यही वजह है, कह सकते हैं कि इसका पतन हो रहा है, या फिर एक रास्ता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर देती हूँ, वहाँ जिस तरीके का विषय वस्तु दिख रही है, जो कंटेंट दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि नहीं उम्मीद बाकी है, या फिर हिंदी जो सिनेमा है इसमें भी उम्मीदें बनी हुई हैं? आप इसे ऐसे देखते हैं? क्योंकि जब एक ऐसी इंडस्ट्री जो लगभग, मेरे पास ये आंकड़े हैं कुछ, ये मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, 118 बिलियन रुपीज़ है 2025 के ये आंकड़े हैं। अगर आपके पास कोई और आंकड़े हैं तो ज़रूर हमारे दर्शकों तक रखिए। तो ये जो 118 बिलियन का ये स्थिति है, एक कह सकते हैं कि इकॉनमी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर ओटीटी का तो अलग ही है, वो तो मैंने रखा ही नहीं है, उसको भी जोड़ दिया जाए तो हिंदी में जो कला जगत है, मनोरंजन जगत है, ये अपने आप में बहुत ही ताकतवर दिखता है। लेकिन अगर सामाजिक जो योगदान है, भूमिका है, अगर ये ऐसे ही सिकुड़ती रहेगी तो फिर इसके आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सिनेमा, जो कि आपने सिनेमा का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं सिनेमा के बारे में, आपने ताकत की बात कही थी, मैं बिल्कुल सिनेमा के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आपके दर्शक भी इस चीज को समझेंगे, मेरा ख्याल में समझते होंगे, लेकिन उसको दोबारा से हाईलाइट करना, उसको एम्फसाइज करना जरूरी मैं समझता हूँ। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा जो है वो आप पाएंगी कि, और ये मैं सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिनेमा दुनिया भर में कहीं भी हो, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है। बिल्कुल। और समाज की सोच को गहराई तक बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के जरिए, आपने जो बात कही कि कुएं वाली बात जो अभी हम कर रहे थे, सिनेमा के जरिए हम दुनिया को, जब हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान के जितने भी रीजन्स हैं, जो क्षेत्रीय
कहना चाहिए गीत संगीत है, संस्कृतियां हैं, उनको जोड़ सकते हैं, या दुनिया भर की जो संस्कृतियां हैं उनसे हम जुड़ सकते हैं या उनको जोड़ सकते हैं। आप सोचिए कि कोई फिल्म अगर हॉलीवुड में यानी ऑस्कर्स में दिखाई जाती है, या जो हमको पश्चिमी सिनेमा देखने को मिलता है, एक अमेरिकी सिनेमा पॉपुलर सिनेमा है, उसके अलावा तमाम देशों का जो थर्ड वर्ल्ड का सिनेमा है, अरब कंट्रीज का सिनेमा है, फिलिस्तीनी साहित्य है, सिनेमा है, बहुत सारी बातें हैं। तो वो आपको वहाँ की दुनिया के जो रहन सहन है उनके बारे में एक झलक देती है, उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको बताती हैं, और इस तरीके से आप एक ग्लोबल जो कहना चाहिए सिटीजन बनते हैं, और आपकी जो संवेदनाएं हैं उनका विस्तार होता है। आप दुनिया भर के दुखों से जुड़ते हैं, दुनिया भर के सुखों का आनंद लेते हैं, दुनिया भर के चिंताओं से जुड़ते हैं। तो ये जो एक बात है, सिनेमा अगर अपने आप को उस भूमिका में रखता है तभी उसकी सार्थकता है। और आपको मैं फिर वापस ले चलता हूं पुराने हिंदी सिनेमा के उस दौर में, जहां की हम फिल्में बनाते थे जो मनोरंजक भी होती थी और जो कामयाब भी होती थी, जो पैसा भी कमाती थी, जिनमें मतलब आपको कामयाबी पैसा भी मिलता था, जिससे आपको मुनाफा भी मिलता था, जिसमें मनोरंजन भी मिलता था, लेकिन जिसमें मैसेज भी होता था। तो मैसेज भी हो, मनोरंजन भी हो, मुनाफा भी हो, ऐसा सिनेमा हमने देखा है। आप अगर देखें तो 40s से शुरू करके देख लीजिए, जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था या आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, उस दौर के सिनेमा से उठा करके देखिए। 43 में अशोक कुमार की फिल्म आती है किस्मत, जिसने उनको सुपरस्टार बना दिया था। और वो फिल्म तो एक कहना चाहिए उस फिल्म का हीरो एंटी हीरो था, मतलब वो पहली बार दिखाया गया कि वो एक जेब कतरा है, वो हीरो है। तो नायक कोई ऐसा चरित्रवान नायक नहीं दिखाया था उसको, लेकिन उस फिल्म को बहुत लोकप्रियता मिली और उस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आज भी उस फिल्म को जो है वो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में गिना जाता है। और अशोक कुमार उस फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। और उस फिल्म में एक गाना था जो आज भी देशभक्ति के गानों में शुमार किया जाता है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी पर चढ़ हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये गाना जितना 1943 में पॉपुलर था उतना ही 2025 में पॉपुलर होगा, क्योंकि इसमें देशभक्ति की भावना है जी। और कोई भी अगर हमारे देश पर बाहर से आंख दिखाने की कोशिश करे, कोई बाहरी ताकत, तो ये गाना आज भी उतना ही फिट लगता है जितना कि 1943 में था। तो आप ऐसे ऐसे सोचिए ना, ऐसे कालजयी संगीत हमने, हकीकत फिल्म जब भी हम देखते हैं, आज चेतन आनंद की फिल्म हकीकत देखते हैं, तो जो चाइनीज एग्रेशन पर बनी थी, 1962 के चाइनीज एग्रेशन पर बनी थी फिल्म, आज भी जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो हमें चीन की उस दौर की बर्बरता याद आती है। और आज के चाइना से हम रिलेट करते हैं कि अरे भाई जो गलवान में अभी हुआ, अभी जो हमने देखा, तो कैसे हम आज की चिंताओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि अरे आज भी जो है चीन जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्रेशन उसका जो एक तरीका है वो जुड़ रहा, जो उसके गाने हैं, जो उसकी कहना चाहिए गीत संगीत है, जिस तरह से वो जो सैनिक जो है वो गा रहे हैं कि हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, वो जो गीत है इतना मार्मिक गीत है, जो संगीत जो आप देखते हैं कि भाई जो फौजी हैं वो अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं, तो आज भी फौजी उसी तरह से रहते हैं, बिल्कुल अपने परिवारों से दूर ही रहते हैं। तो वो जो मार्मिकता है वो आपको कहीं ना कहीं जोड़ देती है। तो ये जो एक कला का कालजयी होना है वो इसलिए महत्व रखता है नेहा जी, क्योंकि आप सिर्फ उस दौर की बात नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ 1962 की कहानी नहीं कह रहे हैं, आप ऐसी कहानी कह रहे हैं जो कि 1962 के 60 साल बाद भी आपको हिला देती है जी। तो ऐसी फिल्में जब बनती हैं, और ऐसी फिल्में बनने के में जो मेहनत लगती है, वो मेहनत इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उस मेहनत में हम देखते हैं कि भाई उसमें दुनिया भर के एलिमेंट्स का हम संगम पाते हैं। जो फिल्मकार है वो मेहनत करता है कि हम कहाँ से सामग्री जुटाएं, जो लेखक है वो मेहनत करता है कि कैसे मैं कहानी लिखूं, कैसे संवाद लिखूं, कैसे पटकथा लिखूं, जो संगीतकार है वो संगीत बनाता है। तो संगीत बनाते समय आपको आज भी मदन मोहन के गाने जो है हकीकत का संगीत आपको याद रहता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब तो ये जो गीत है बिल्कुल देशभक्ति एक जो भी है, मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में बहुत देश प्रेम की बात की जाती है, सारी बातें, लेकिन आज भी आप अगर सबसे ऊपर, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजने वाले जो गाने हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें 10 में से कम 6 गाने आपको पुराने गाने मिलेंगे जो 50-60 साल पुराने। तो ये जो बात है ना, देश प्रेम का ये जो भाव है, जो सिनेमा जगत से ही मैं ये जोड़ूंगी, बहुत सारी फिल्में बनी जो कह सकते हैं कि भारत के प्रति देश प्रेम का दावा करती हैं।
लेकिन सच्चा देश प्रेम दर्शाने वाली सिनेमा और उसको किस तरीके से संरक्षण मिल पाता है या फिर प्लेटफॉर्म मिल पाता है, ये भी अपने आप में क्या एक चिंता का विषय है, एक गंभीर सवाल है जो मनोरंजन जगत इस समय उसका सामना कर रहा है। बिल्कुल है। जैसा मैंने आपको बताया कि होम बाउंड जैसी फिल्म, जिसको कि ऑस्कर के लिए भेजा गया, जो जो सारे जहां जहां दिखाया गया उसको दुनिया भर में, हर प्लेटफॉर्म पर, हर फेस्टिवल में उसने प्रशंसा बटोरी है। तो बिल्कुल ऐसी फिल्म को तो नहीं प्रयास करना मिलता। चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री को, या जो भी थिएटर मालिक हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि भाई इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उसमें हमारे समय की कहानी है, जो हमारे समय की राजनीति है उसकी कहानी, हमारे समय का जो मार्मिकता है उसकी कहानी है, कि कैसे एक दलित युवक और कैसे एक मुसलमान युवक जो है वो, जो समाज के हाशिए पर पड़े हुए वर्ग हैं, जिनको आज हम देखते हैं कि राजनीति में भी जो है वो इसलिए सिर्फ उनको कहना चाहिए उनके बारे में बात होती है क्योंकि उनके उनके जरिए आपको वोट हासिल करने हैं, दलितों के वोट लेने हैं, मुसलमानों के वोट लेने हैं। लेकिन वो एक तरीके से कहना चाहिए कि वो शिकार भी है। उनको हम देखते हैं कि दलित अभी अभी देखिए रायबरेली में एक दलित को पीट कर मार डाला गया। अभी आप देखिए, अमिताभ जी अब आप बहुत ही सोचिए 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 कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पर जो है जूता उछाल दिया गया, जबकि सब जानते हैं कि गवाई साहब जो है वो जिस उस समुदाय से आते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चिंताएं तो हैं। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं, अल्पसंख्यकों का क्या स्थिति है हमारे देश में। तो ऐसे में ऐसी फिल्में जब बनती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए, और इंडस्ट्री को इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, ऐसे विषयों पर फिल्में बननी चाहिए। आप अंतरजातीय विवाहों को प्रमोट करें, अंतरजातीय अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाहों को प्रमोट करें। पहले सिनेमा इस तरह की फिल्में बनाता था जो कि कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन का काम करती थी। आज सिनेमा में नेशनल इंटीग्रेशन का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकारी योजनाओं के प्रमोशन का काम हो रहा है। आप टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म बनाते हैं जो कि सरकार की योजना को कहीं ना कहीं स्कीम को प्रमोट करे, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप साथ साथ ऐसी फिल्में भी बनाइए जो कहीं ना कहीं हमारे समय और हमारे समाज की हकीकत को दिखाएं, और जो सरकार से सवाल पूछने वाला सिनेमा हो। आज हम गुरुदत्त की सेंटिनरी मना रहे हैं, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार की सेंटिनरी मना रहे हैं। ब्यासा में गुरुदत्त ने, सोचिए 1957 में फिल्म बनी थी, आजादी के 10 साल बाद, और उन्होंने, जब नेहरू पूरी दुनिया के नायक थे, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के हीरो थे, तब उन्होंने एक बहुत ही तीखा, धड़कता हुआ, झन्नाटेदार सवाल पूछा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। उन्होंने इस फिल्म में बदहाली दिखाई थी, उन्होंने इस फिल्म में हाशिए पर पड़े समाज की एक का चित्रण किया था और कहा था कि आप जो है चमकदार दुनिया दिखा रहे हो, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये महलों तख्तों ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये जो सवाल थे, ये सवाल आज का सिनेमा नहीं पूछ रहा है, मुख्य धारा का सिनेमा नहीं पूछ रहा। और प्यासा कोई ऐसा नहीं था जिसको हम ये कहते हैं कि साहब वो आर्ट फिल्म थी, उसमें गीत संगीत था, उसमें प्रेम था, उसमें कॉमेडी थी, उसमें ट्रेजेडी थी, सब कुछ था, सारे मसाले थे, सारा मेलोड्रामा था। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म को उसको हम क्लासिक फिल्मों में गिनते हैं, उसको हम क्लासिक मानते हैं आज की तारीख में। तो ये जो क्लासिक्स का दौर था, जो जैसे महबूब ने मदर इंडिया बनाई, तो मदर इंडिया में किसान की कहानी थी, किसान किस तरह से सूदखोर के पंजे में है। तो मदर इंडिया की जो कहानी थी वही आज के किसान की कहानी है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी किसान जो है वो मनी लेंडर्स के कब्जे में है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या अब मनोरंजन जगत सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में आप कैसी दुनिया जीना चाहते हो, जिसमें रहना चाहते हो, सिर्फ उसी के लिए रह गई हैं कि जब आप 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए उस दुनिया में जी लेने का अनुभव पाएं। और यही वजह जो है मनोरंजन जगत में जो मौजूदा दौर में हम फिल्में देख रहे हैं या फिर जो सीरीज़ देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर जिन गानों को हम सुन रहे हैं, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ उसी कल्पनाओं में, उन्हीं सपनों में जो है ले जाने का काम कर रही हैं, बल्कि जो सामाजिक दायित्व है, ये बातें अब मनोरंजन जगत से पीछे छूटती जा रही हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो मनोरंजन जगत है वो इस वक्त किन तरह के सवालों और चिंताओं, चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमिताभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने शुरुआत की थी जुबिन गर्ग की मौत पर, जिस तरीके से हमने जन सैलाब उनके सामयिक मौत पर अपना शोक व्यक्त करता हुआ दिखा, इससे बहुत सारे सवाल पैदा हुए। अमिताभ जी, कल्पनाओं की बात की थी मैंने, कभी कभी बल्कि अधिकतर यही कहा जाता है कि फिल्में मनोरंजन के लिए हैं, जो हकीकत में नहीं हो सकता, आप वो 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे या फिर जो भी अलग अलग विधा होती है उसके ज़रिए उसको जी लेते हैं, आपको सच्चाई से दूर रखती है।
क्या ये सही है? इसको ऐसे ही लिया जाना चाहिए, या फिर जैसा आप अपेक्षा रखते हैं कि क्योंकि जो सामाजिक दायित्व है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये ताकतवर विधा है, ये ताकतवर माध्यम है, और कहीं ना कहीं अगर इसी माध्यम को हम सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं और सपनों की दुनिया तक सीमित रखेंगे तो उसकी ताकत तो अपने आप ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर और क्षीण पड़ती हुई नजर आती है। अमिताभ जी। देखिए, जो बात आपने कही है, कल्पना की बात, सिनेमा में आपने कहा, देखिए कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कल्पना कैसी कल्पना कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। आपका काम है कहानी सुनाना, पर्दे पर जब आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो वो काल्पनिक कहानी ही है। यानी अगर वो हकीकत की घटना भी कोई है तो आप उसको काल्पनिक कहानी के कलेवर में पेश करते हैं, यानी उसकी पैकेजिंग ऐसे करते हैं कि वो, क्योंकि आपको अगर हकीकत दिखानी फिर तो आप न्यूज दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए। लेकिन जब आप कोई सिनेमा बनाते हैं तो सिनेमा में आप किसी घटना को उठाते हैं और उस घटना को आप एक उसका ताना बाना बुनते हैं, उस ताने बाने के उसमें कल्पना के रंग भरते हैं और तब आप उसको बताते हैं। लेकिन आप जब कल्पनाएं करते हैं तो कल्पनाएं आप किस तरह की कर रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं कि सिनेमा जो है वो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो सोशल मैसेजिंग का भी एक काम करता है। लेकिन सोशल मैसेजिंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप फिल्म के पर्दे पर नारे लगाने लग जाएं जी, या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लग जाएं। जी। आपकी फिल्म पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है अपने आप में। आप श्याम बेनेगल का सिनेमा देखिए, गोविंद निहलानी का सिनेमा देखिए, आप मृणाल सेन का सिनेमा देखिए, सत्यजीत रे का सिनेमा देखिए, वो फिल्में अपने आप में स्टेटमेंट है। उन्होंने कोई नारे नहीं लगाए पर्दे पर, लेकिन वो जो कहानियां कह रहे हैं उन कहानियों के जरिए मिर्च मसाला जैसी फिल्म बनाते हैं, मंथन जैसी फिल्म बनाते हैं, निशांत जैसी फिल्म बनाते हैं, जब श्याम बेनेगल बनाते हैं या केतन मेहता बनाते हैं या गोविंद निहलानी आक्रोश बनाते हैं या अर्धसत्य बनाते हैं, तो ये फिल्में या आप तमस जैसा सीरियल बनाते हैं जब, तो कहीं ना कहीं आप समाज को वो एक मैसेज देते हैं बिना नारा लगाए कि देखिए आपको ये आपके समय की सच्चाई एक ये भी है, इस सच्चाई को देखिए, समझिए और उसके हिसाब से अपना बिहेवियर तय कीजिए। आप विमल राय जब सुजाता जैसी फिल्म बनाते हैं या 2 बीघा जमीन जैसी फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने समय के सच के बारे में तो बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपके समाज में आज भी सच है। सुजाता जो है एक दलित लड़की की प्रेम कथा है, नूतन और सुनील दत्त की एक दलित और सवर्ण लड़की की प्रेम कथा है। आज की तारीख में दलित और सवर्ण लड़के लड़की की प्रेम कथा कितनी मुश्किल है, आप समझ सकती हैं। किस तरह से दलितों की हत्याएं की जा रही, कैसे अंतरजातीय विवाहों को लेकर, कैसे अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर के समाज कितना कट्टर होता जा रहा है। तो ऐसे में एक फिल्मकार आज से 50-60 साल पहले उस तरह के सवाल उठाता है, तो इसलिए वो सिनेमा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कही कि ये शायद उन सिनेमाओं का योगदान ही रहा होगा जिससे भारतीय समाज जो है अपने सोच में काफ़ी आगे बढ़ गया और अपने जो है खुद को जो है आधुनिक सोच से जोड़ सका। मैं ऐसे में समझना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई, आपने बहुत ही जो है महान और बड़ी बड़ी फिल्मों का जिक्र किया। जिस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, हालांकि शाहरुख खान ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जिसमें चक दे जैसी फिल्म है, वो भी एक कह सकते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म थी, लेकिन फिर उनको जवान के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिल जाता है। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी ज़रूर लेना चाहूँगी। जवान शायद आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। जी, मैंने देखी है। आप जी इसका जो किरदार, जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शाहरुख खान को अवार्ड देना और ऐसी फिल्म के लिए देना, ऐसे समय में देना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको कुछ मैसेजिंग देनी थी, कोई एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी जो आपको देना था। क्योंकि शाहरुख खान के बारे में एक इमेज ये बन गई थी कि भाई वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है या जो मौजूदा सत्ता है उससे थोड़ा सा उनका रिश्ता जो है वो तनातनी का रिश्ता है। और अगर आपको याद हो तो जब जवान फिल्म रिलीज हो रही थी तो उस वक्त पठान और जवान के समय में शाहरुख खान कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में गए थे, ममता बनर्जी मंच पर थी और वो भी मंच पर थे, और उसमें उन्होंने जो बातें कही थी, वो उनका जो उनकी टिप्पणी थी, जो उनका वक्तव्य था, वो एक अपने आप में पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया था। तो शाहरुख खान जैसे अभिनेता को पुरस्कार देना तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने सही कहा कि उन्होंने चक दे इंडिया जैसी फिल्म में काम किया जिसमें उनका अभिनय बहुत अच्छा था। स्वदेश जैसी फिल्म उन्होंने दी है जो कि जिसमें उनका अभिनय बहुत अच्छा था और वो फिल्म बहुत अच्छी थी। माय नेम इज खान जैसी फिल्म है। लेकिन आप देते हैं, इससे आप ये समझिए कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं हमारे देश में वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं, शायद वो किसी न किसी समीकरण के आधार पर दिए जाते हैं। और वे समीकरण जो हैं वो जाहिर बात है जो उस समय सत्ता में
जो लोग भी बैठे हैं या जो दल बैठा है या जो समूह बैठा है, उसकी अपनी सोच के हिसाब से, उसकी अपनी समीकरणों के हिसाब से दिए जाते हैं। शाहरुख खान को आपने पुरस्कार दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप ठीक है, आपको लगता है कि शाहरुख खान इस फिल्म के लिए पुरस्कार योग्य थे तो आपने दे दिया। लेकिन दर्शकों की राय में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं शाहरुख खान की, जैसे जिनका मैंने नाम लिया, वो इससे बेहतर फिल्में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जवान कोई खराब फिल्म है। जवान एक बहुत पॉपुलर फिल्म थी, उसने बहुत कम पैसा कमाया और उसमें भी मैसेजिंग थी। उसमें भी मैसेजिंग थी, जो चुनाव के बारे में बात करते हैं, उसमें जिस तरीके से वो किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, किसानों के कर्ज को मुद्दा उठाते हैं और अस्पतालों की बात उठाते हैं, बहुत सारी बातें उठाते हैं, बहुत सारे। जी। तो वो मैसेजिंग थी उसमें। तो हो सकता है कि वो मैसेजिंग ही कहीं ना कहीं बनी हो उसका कारण। लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने बेहतर फिल्में दी हैं, और अगर उससे पहले की फिल्मों के लिए उनको दिया जाता तो शायद बेहतर होता। लेकिन आप जो बात कह रही, मैं थोड़ी देर के लिए उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आपने ओटीटी का जिक्र किया था। ओटीटी, देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद से अगर आपने नोटिस किया हो तो हिंदी फिल्मों का जो दर्शक था, जो पहले सिनेमा हॉल में खूब जाया करता था, उसकी संख्या में गिरावट आई, क्योंकि उसको बहुत सारी फिल्में जो कि अन्य भाषाओं की फिल्में हैं, अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में हैं, उसके अलावा दुनिया के अन्य भाषाओं की फिल्में, अंग्रेजी फिल्में हैं, स्पेनिश फिल्में हैं, ना, लैटिन अमेरिकन फिल्में हैं, अरब टर्किश फिल्में हैं, तमाम तरह का सिनेमा जो है वो उसको देखने को मिल रहा है ओटीटी पर, और सबटाइटल्स के साथ देखने को मिल रहा है, या उसको ऑडियो मतलब ट्रांसलेशन के साथ मिल रहा है। तो वो दुनिया भर के अच्छे सिनेमा को देख पा रहा है। भारत की, बंगाल की फिल्में, महाराष्ट्र की फिल्में, असम की फिल्में, साउथ की सारी फिल्में, चाहे वो केरल की हो, कर्नाटक की हो, मलयालम की, मतलब तमिलनाडु की हो या आंध्र प्रदेश की हो, सारी अच्छी फिल्में वो देख सकता है। तो ऐसे में उसके सामने चॉइस ज्यादा है। तभी इसीलिए कहा जा रहा है कि हिंदी सिनेमा जो है वो, दर्शक भी ये बात समझ रहे हैं कि हिंदी सिनेमा किस तरह का कूड़ा परोस रहा है उनके सामने, या किस तरह का घिसा पिटा माल परोस रहा है। इसी को देखते हुए हिंदी सिनेमा में काफी चिंताएं रही हैं, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ उस तरह। बिल्कुल, आप अपनी बात खत्म कीजिए। एक सवाल जरूर इससे निकल कर आ रहा है जहन में, वो जरूर समझना चाहूंगे, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे कि लगातार पिछले 3-4 सालों में ये सवाल हिंदी सिनेमा को मथता रहा कि भाई बड़ी बड़ी स्टार्स की फिल्में जो हैं फ्लॉप हो रही हैं। लोग, दर्शक जा ही नहीं रहे सिनेमा हॉल में, क्योंकि उनको कुछ ऐसा मजा नहीं आ रहा है। जबकि अक्षय कुमार हो, रणवीर कपूर हो, तमाम सारे, अजय देवगन हो, सबकी फिल्में, आमिर खान, शाहरुख खान, सबकी फिल्में फ्लॉप हुई इस बीच में, हमने देखा। लेकिन ओटीटी पर जो है वो सबको फिल्में मिल जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि आप धड़क 2 जैसी फिल्म आ रही है, धड़क 2 जैसी फिल्म आती है, जो कि अच्छा नाम भी कमाती है, जिसमें कि जो मैं बात कर रहा था जाति व्यवस्था वाली, उसमें जाति व्यवस्था की बात आती है, एक अंतरजातीय प्रेम की बात आती है, उसमें एक आर्थिक पक्ष भी दिखाया जाता है समाज का। या आप देखेंगे कि सैयारा जैसी फिल्म आती है जो कि यूथ को अपील करती है। तो कहीं ना कहीं फिल्म उद्योग को अपनी चाल बदलने पर मजबूर होना पड़ा है, जो कि मैं मानता हूँ एक अच्छा संकेत है। अगर आप अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो लोग, दर्शक सिनेमा हॉल में देखने आएंगे, और देखने आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको पैसा भी कमाने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी फिल्मों को क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी, इंडस्ट्री को भी क्रेडिबिलिटी मिलेगी कि वो समाज के लिए अच्छा काम करे। सिर्फ मिशन मंगल जैसी फिल्म बना देने से, या पैडमैन जैसी फिल्म बना देने से, जो कि सरकार की योजनाओं के प्रचार जैसा लगता है, इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, हालांकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही कम से कम 4-5 फिल्में बन चुकी हैं अब तक। जी, बन चुकी हैं, बिल्कुल, बायोपिक बनी है, और वो सारी की सारी बायोपिक्स जो है वो औंधे मुंह गिरी हैं, चाहे प्रधानमंत्री पर बनी हो, चाहे वो बाला साहब ठाकरे पर बनी हो, या और जितनी भी बायोपिक्स बनी। तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को समझती है, जनता भी समझती है। तो ये समझना आना चाहिए जो फिल्म निर्माता हैं। और जो आपने बात जहां से शुरू की थी, पॉपुलर कल्चर से, यानी जो लोक संगीत है, उस लोक संगीत को, या जो तमाम लोक संस्कृतियां हैं हमारे देश में जगह जगह की, उनको पॉपुलर करने का काम भी जो है वो हिंदी सिनेमा बखूबी कर सकता है। बिल्कुल। अमिताभ जी, आप ही की बातों से एक सवाल जिसको मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हिंदी सिनेमा और ख़ास करके जो मल्टीप्लेक्सेस का जो एक कल्चर शुरू हो गया, कि वही फिल्में टिक सकती हैं जिनका भारी भरकम बजट हो, जो मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ हो सकें, जो छोटे छोटे कस्बों में जो सिनेमा हॉल हुआ करते थे, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति से
संस्कृति को दर्शाने वाली या फिर अपनी सामाजिक भूमिका को निभाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता था, क्योंकि बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन पर केंद्रित होने लगा था। और यही वजह है कि लोगों को ये ज़रूरत महसूस होने लगी थी, और उसी ज़रूरत का परिणाम हम देख रहे हैं कि OTT के रूप में अब दर्शकों के सामने उपलब्ध है, जो पॉकेट फ्रेंडली भी है और एक अच्छी विषय वस्तु के साथ एक मनोरंजन भी उनको मिल रहा है। जैसा आपने कहा कि अलग अलग विधाओं की, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग देशों के जो है आपके पास बहुत सारा जो है कंटेंट है, और आप दुनिया के तमाम संस्कृतियों से यहाँ पर रूबरू हो सकते हैं। क्या ये ज़रूरत थी जो हिंदी सिनेमा समझ पाने में लगातार नाकाम रहा? जाहिर है लोगों को लगता था कि जो फॉर्मूला हमने हासिल कर लिया है उसी फॉर्मूले पर फिल्में बनाते जाएंगे तो लोग देखते जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को जब मनोरंजन का मसला होता है उसमें आपको नई नई तरह की कहानियां चाहिए और नए नए तरह की कहानी कहने वाले चाहिए। आखिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि राजकुमार हिरानी एक फिल्म बनाते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, और उस फिल्म को हम गांधी की फिलॉसफी को प्रचारित करने वाली सबसे पावरफुल फिल्म मानते हैं, वो बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें गांधी की जो विचारधारा है, अहिंसा की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, उसको इतने मनोरंजक तरीके से दिखाया गया है। कोई नारेबाजी नहीं है उस फिल्म में कि हम गांधी का प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन गांधी एक कैरेक्टर की तरह आते हैं उसमें, और उस फिल्म में उसके नायक को, जो कि एक गुंडा है मुन्ना, उस गुंडे से संवाद करते हैं और गुंडे का उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये अपने आप में यही चीज है, ये सिनेमा की ताकत है। और वो फिल्म खूब चली भी थी, लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया था। बिल्कुल। तो ऐसा सिनेमा हम बना सकते हैं, ऐसा सिनेमा हम बना नहीं रहे। ये हमारी नालायकी है, ये हमारी काहिली है, ये हमारा आलस्य है, या ये हमारा डरपोकपना है। लेकिन जब हमने ऐसा अपना दायरा तोड़ करके अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश की है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो ये जो चीजें हैं, ये फिल्म निर्माता, ये फिल्म लेखक, पटकथा लेखक, निर्देशक, कलाकार, अभिनेता जब समझेंगे तो आपके सामने अच्छा सिनेमा आएगा। OTT ने आपको ये सुविधा दे दी है कि आप अपने घर पर बैठे हुए जब चाहें अच्छा सिनेमा देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको, जैसा आपने खुद ही कहा कि पॉकेट फ्रेंडली है, तो खर्चा भी कम करना है। आप घर में आराम से खाना खाते हुए, मतलब अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में खाना खाते हुए अच्छी फिल्म एंजॉय कर सकते हैं। तो सिनेमा घर में जो जाने की बाध्यता होती थी, वो बाध्यता OTT ने खत्म कर दी है। इसलिए फिल्म वालों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमको नए नए तरीके से फिल्में बनानी पड़ेंगी, और उनको लार्ज स्केल पर कुछ ऐसा माउंट करना पड़ेगा कि लोग आए फिल्में देखने के लिए। आप देखेंगे कि देखिए साउथ का सिनेमा इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चाहे कंटारा 2 देखिए, अब कंटारा जो आई है नई कंटारा, वो रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि उसमें कुछ अलग ढंग से कहानी कही गई है। तो वो ये सिनेमा, इस तरह का सिनेमा हिंदी में नहीं बन रहा है। वो अपने, और वो सच बात है कि कंटारा जो है वो अपना जो उसका समाज है, कन्नड़ जो समाज है, उसकी कहानी से वो उस कहानी से जुड़ गया है, जुड़ जाता है, तो वो उस फिल्म को अप्रिशिएट करने लगता है, और फिर बढ़ती चली जाती है। जी, ये बात है। उम्मीद करते हैं कि जो सिनेमा जगत है, मनोरंजन जगत है, जिसके लिए वो जाना जाता रहा है, जिसने लंबे समय से, जो आपने कहा 50-60 के दशकों में भी जो फिल्में बनी हैं, जो गाने बने हैं, वो अभी भी लोगों को इंस्पायर करते हैं और भावनात्मक रूप से जो है कनेक्टेड महसूस करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका अमिताभ जी, आपसे बहुत ही उम्दा और बेहतरीन बातचीत हुई है। सिनेमा को समझने की कोशिश की, मनोरंजन जगत को समझने की कोशिश की, और ऐसा पता चला कि जुबिन गर्ग जैसे गायक हैं जिनकी असामयिक मौत हो जाती है, तो फिर पता चलता है कि आखिर वो क्यों इतने मशहूर थे, लोगों के बीच में पॉपुलर थे। ये समझ में आता है कि वो जो एक ख़ास किस्म का जो कनेक्ट होता है, वो शायद हिंदी सिनेमा का भी मिस हो रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, एक नई दिशा जिसके लिए ये समय संकेत दे रहा है, वो ज़रूर ढूंढ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपका फिर से। आप चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े, आपका आभार, आपने वक्त दिया। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भारतीय सिनेमा, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, भारतीय गाने चाहे वो किसी भी भाषा में बनाए गाए जाते हैं, उनके बारे में आपकी कोई राय है तो हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।